हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चंपू जीएस क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप सभी प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी इसे पढ़ी हूँ और काफ़ी डिटेल में भी मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और मेरे चैनल पर भी उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम पर मेरे ज्वाइन हो जाए और PDF वहाँ से आप ले सकते हैं इसका। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जिसका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। मतलब है इसका कि जो अनुच्छेद 15 में मूल अधिकार दिए गए हैं वो, और 16 में दिए गए, 19 में दिए गए, तो ये सही, तीनों सही हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल के जितने भी अधिकार हैं दोस्तों, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक है, वो बाहरी विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। तो अगला सवाल है हमारा, निम्न कथन पर विचार करें, ठीक है। तो पहला कथन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन, ये तीनों ही सही हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा ऑप्शन डी, जो कि तीनों ही कथन सही है, ठीक है। एक बार फिर से ये कथन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्षों का होता है, ठीक है। और उनकी जो मिनिमम एज होती है वह 35 वर्ष की आयु होती है। मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 35 वर्ष का होना आवश्यक है, ठीक है। और हाँ, ये जो है राज्यसभा अस्थायी सदन है, या इसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता। और इसके 1/4 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो यह अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है। और वैसे दोस्तों, जो राज्यसभा होती है वह धन विधेयक को सिर्फ रोक ही सकती है, इसमें कुछ कर नहीं सकती है। अगर वह राज्यसभा से पारित हो चुकी है तो उसका पारित होना निश्चित है। राज्यसभा का धन विधेयक के मामले में जो अधिकार है वो समझिए तो नगण्य है, क्योंकि 14 दिन तक आप रोक सकते हो, ठीक है। उसमें आप कुछ संशोधन नहीं कर सकते हो, या उसे फिर आप पारित होने से नहीं रोक सकते हो। वह पारित होगा ही, क्योंकि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति का जब मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, परमिशन जब राष्ट्रपति का मिल जाता है, तभी धन विधेयक राज्यसभा में आता है, ठीक है। तो वहाँ से पारित होना इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। और धन विधेयक के बारे में हम आपको बता दें कि इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 110 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के विषयों का उल्लेख किया गया है। और धन विधेयक दोस्तों वह होता है जो भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि 266 आर्टिकल में है। और तो धन विधेयक संचित निधि का समझिए तो जो व्यय होता है उसमें यह वृद्धि करता है धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक जो है भारतीय संचित निधि के व्यय में, संचित निधि के व्यय में वृद्धि करता है, ठीक है। और हाँ, प्रत्येक धन विधेयक जो होता है वह वित्त विधेयक होता है, लेकिन जो प्रत्येक ये देख लीजिए, ये धन विधेयक हो गया और ये वित्त विधेयक हो गया, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक, दो तरह के विधेयक होते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो प्रत्येक धन विधेयक जो है वह वित्त विधेयक है, लेकिन प्रत्येक जो वित्त विधेयक है वह धन विधेयक नहीं है। और वित्त विधेयक का उल्लेख जो है आर्टिकल 112 में किया गया है, ठीक है। और वित्त विधेयक केवल लोकसभा जो है वो पारित कर सकता है, 75 दिन के अंदर पारित हो जाएगा वो। तो आई होप आपको ये क्या कहते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक अच्छे से समझ आ गया होगा। वित्त विधेयक 112 आर्टिकल में है, धन विधेयक 110 में है, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, पहला स्टेटमेंट है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट सही है। आपको अगर जज बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है, तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो आप भारतीय नागरिक हो, वो इंपॉर्टेंट है। फिर 10 वर्षों तक आप न्यायिक पद धारण किए हो, या फिर जज रहे हो, ठीक है, जिला न्यायालय जो होता है उसमें, और या फिर आप उच्च न्यायालय में ही, हाई कोर्ट में ही 10 वर्ष तक वकालत कर रखा हो, ठीक है। और इसकी जो आयु कम से कम 35 वर्ष, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसकी मिनिमम एज जो होती है वो 21 ईयर्स होती है और मैक्सिमम जो है वह 35 ईयर्स होती है, ठीक है। तो बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा,
वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 2 माह। जब वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा होती है तो उसका अनुमोदन सदन 2 माह के अंदर में कर देता है। इतना ही इसका टाइम पीरियड है कि आपको 2 माह में ही कर देना है, ठीक है। और वित्तीय आपात जो है दोस्तों आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख है। और वित्तीय आपात क्या है कि लाइक अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो संकट में है या कम है, तो फिर वहाँ पर वो वित्तीय आपात की घोषणा कर देता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा ये की जाती है। और भारत में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वित्तीय आपात जो है वो अभी तक कभी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। इसी के साथ आप देख लीजिए आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात है, और आर्टिकल 356 जो है वो राज्य पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का जो शासन लागू होता है वह आपात है, ठीक है। तो 3 तरह के आपात है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात, जिसमें राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। और राजकीय आपात जो है सबसे पहले आप याद रखेंगे कि पंजाब में लगा था और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। फिर हमारा अगला सवाल है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1963, ठीक है। 22 अगस्त 1963 को जेबी कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जो है लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और यह अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों वो 1962 में जो चीन और भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत जो है चीन से हार गया था, ठीक है। तो उसी हार के बाद लोकसभा में यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर हमारा अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन अर्थात इससे मतलब संबंधित अगर आपको मतलब संरक्षण चाहिए या फिर केस करना है तो आप किस न्यायालय में जा सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। तो इसका उपबंध जो है वो अनुच्छेद 37 में दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 36 जो है उसमें डीपीएसपी की परिभाषा दी गई है। और डीपीएसपी हमारा जो है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है और भाग 4 में है, ठीक है। आप ये सब याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखेंगे बात को कि किसी भी न्यायालय के द्वारा डीपीएसपी हमारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। फिर अगला सवाल है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चेलैया समिति का गठन जो है दोस्तों 1991 में किया गया था, राजा चेलैया के द्वारा, उनकी समिति थी यह। और इसका उद्देश्य जो है वो कर संरचना में सुधार हेतु, मतलब कर संरचना टैक्स जो हो दोस्तों, तो टैक्स का जो स्वरूप या संरचना है उसमें सुधार के लिए यह समिति का गठन किया गया था 1991 में, ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं हम, किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है? तो कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन जो क्रांति है दोस्तों वह भूरी क्रांति है, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रखेंगे, कोको जो होता है कॉफ़ी पाउडर तो भूरा होता है, तो भूरी क्रांति है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है, इजियली मतलब विदेश से वो आ जाता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, तो इस प्रकार के धन को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए आसानी से विदेश से आया भी और आसानी से चला भी गया, हमारे पास तो रुका भी नहीं, तो इसे कहते हैं हॉट मनी, ठीक है। हॉट मनी, हॉट मनी आप इसको ऐसे भी समझेंगे दोस्तों, अगर कोई भी वस्तु मतलब खाने की चीज़ क्यों ना होती है तो वो जब मम्मा बनाती हैं घर में तो उस टाइम कितनी हॉट होती है, ठीक है। तो अगर हम मम्मी से मांगे कि हाँ मम्मा दो हमें थोड़ा खाना है, तो वो दे तो देती है बहुत ईजियली, लेकिन हम उसे कैरी भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कैसे कहती है कि लो हाँ लो, तो उसी तरह से वो हम उसे फिर वापस दे भी देते हैं। तो इसी तरह से आप इसे समझेंगे हॉट मनी को कि आसानी से आ भी जाती है और आसानी से चली भी जाती है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है, मतलब एफआरपी जो है वो गन्ने और की उचित पारिश्रमिक मूल्य है, और इसका जो अनुमोदन है वह आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होता है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे सुनोगे ना तो आपको मतलब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ तो ये यहीं पर आपको याद हो जाएगी। तो आप लोग बस ध्यान से इसे सुने, और आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। आपके लाइक से, सब्सक्राइब से मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि मैं मतलब और बेहतर कर दूँ और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ आपके लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है, आइए पढ़ते हैं, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार और सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसमें जो ये तीन हैं वो तीनों शामिल थे, ठीक है। मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था ना कि देश में मतलब सरकारी पद पर जो भी लोग कार्यरत थे वो सभी जो हैं त्याग कर दिए थे, विदेशी मालों का बहिष्कार कर दिए थे। इसी दौरान क्या हुआ था कि विदेशों से जो खरीदा हुआ कपड़ा था लोगों ने उसे भी जला दिया, ठीक है। तो उसे मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो अच्छा मतलब नहीं बोला था, उस बात की उन्होंने भर्त्सना भी करी थी। और अदालतों में जो वकील थे इंडियन
वकीलों द्वारा बहिष्कार। तो वकील लोग क्या होता था, जब अदालतों में केस लड़ते थे ना, तो जज अगर देखते कि वो क्या हैं, विदेशी हैं, तो बस उन लोग वहाँ से निकल जाते थे। ठीक है, उन लोग वहाँ से निकल जाते थे और बच्चे स्कूल में पढ़ाई करना बंद कर दिए थे। अगर विदेशी टीचर आते थे तो वो क्लास से निकल जाया करते थे। इस तरह से बहुत मतलब अच्छे से असहयोग आंदोलन चल रहा था। लेकिन 1922 में जो है, असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों, वो शायद 22 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। 22 या 5 फरवरी दोस्तों, मैं डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, आप इसे देख लीजिएगा या फिर मैं अगले वीडियो में इसे बता दूंगी देखकर। ठीक है, तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। वहाँ पर थाने में आग लगा दी गई थी भारतीय ये आंदोलनकारियों द्वारा, जिसमें पुलिस वाले जलकर मर चुके थे, जिस वजह से गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में। इससे काफ़ी लोग मतलब उग्र भी हो गए थे। वापस लेने की वजह से भी गांधी जी से लोग नाराज़ हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो 1920 में ही मतलब अपना वो छोड़कर फिर इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे स्टेटमेंट जारी किए गए थे। ठीक है, फिर अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति जो है वह 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। और ध्यान देंगे कि उसकी जो शुरुआत थी वह 12 मार्च 1930 से हुई थी। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर, समुद्री तट पर नमक बनाकर इसे समाप्त किया गया था। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत थी वो साबरमती, गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी सहित 79 लोग थे टोटल। ठीक है, 79 लोग थे टोटल। और ये 241 मील इन्होंने पैदल यात्रा की और टोटल मतलब इसमें 24 डेज लगे थे। फिर हमारा अगला सवाल है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। ठीक है, तो कालक्रम जो सही नहीं है उसको देखना है। देखिए, पहला है चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको तुरंत बता रही थी चौरी चौरा घटना थोड़ी देर पहले ही कि 1922 में हुआ था। डेट में मैं कंफ्यूज थी, 22 और 5 आपको बताई थी, तो सही जवाब है देखिए 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना हुआ था, तो ये तो बिल्कुल मतलब सही है, इसमें कोई शक नहीं है आपका। फिर दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। हाँ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह 7 सितंबर 1931, यह भी सही है, 7 सितंबर 1931 को ही हुई थी। ठीक है, और पूना समझौता, हाँ ये भी सही है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये मतलब गोलमेज सम्मेलन से ही रिलेटेड है पूरा समझौता, जो कि BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। वो मतलब इसमें मतलब क्या, जो दिल्ली में जो गोलमेज हुआ था सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें कहा गया था BR अम्बेडकर को कि जो एसी लोग जो हैं उन्हें मतलब अलग से चुनाव का मतलब क्षेत्र दिया जाएगा। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता दी जाएगी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, पृथक चुनाव होगा उनका, मतलब लाइक कुछ क्षेत्र होंगे जिसमें सिर्फ SC कास्ट के लोग ही उठ सकेंगे। इस तरह का आरक्षण का प्रावधान था। तो इस पर गांधी जी मतलब ये थे, डिसएग्री कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि इन्हें मालूम था, ये देख सकते थे, ये काफ़ी दूरदर्शी और अच्छे इंसान थे ना, तो दूरदर्शी थे, तो इन्हें पता था कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि फिर मतलब लोग आगे चल कर ना एक अलग कंट्री का ही डिमांड करने लगेंगे। आप समझ रहे हैं कि अगर भारत के किसी विशेष हिस्से में सिर्फ कुछ लोगों को ये अधिकार है कि वहाँ पर जो भी होगा चुनाव उसमें सिर्फ आप ही रह सकते हैं, आप ही लड़ सकते हैं, तो इस तरह से उनका एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो फिर आगे चलकर अपना अलग कंट्री भी डिमांड कर सकते हैं। तो गांधी जी इससे डिसएग्री थे और उसी बीच मतलब उसके बाद जो है वो अनशन पर भी बैठ गए, भूख हड़ताल पर भी बैठे। फिर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, जिसमें कि ये मांग जो है ये तो खत्म हो गया, और इस लेकिन हाँ उनके आरक्षण की सीटों को बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और ये आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ये ना अंग्रेजों की एक चाल थी। ठीक है, कि बस आपस में इन लोग को लड़वाते रहो। जैसे कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर उन्होंने अलग मुस्लिम अलग मतलब पृथक चुनाव उन लोगों का कराया गया मुस्लिमों का, और फिर आप नतीजा देख सकते हैं कि भारत को पाकिस्तान मिला। ठीक है, तो इसी तरह से यह भी एक हो सकता था, इसलिए गांधी जी इसके अगेंस्ट हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना देश में जो है गांधी जी के आने से पहले ही हो चुकी थी 1906 में। फिर इसका मतलब, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 23 मार्च 1942 को नहीं, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। अगला सवाल है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन जो है सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जब ये जर्मनी से वापस लौट रहे थे तब।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये जर्मनी गए थे, वहाँ हिटलर से मिले थे, और जो अंग्रेज हमारे भारतीय 1 लाख सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भेज दिए थे, तो वहाँ हिटलर के द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ जाते हैं और हिटलर को कहते हैं कि हमें हमारे सैनिक वापस दे दो, इससे हम अंग्रेजों के अगेंस्ट ही लड़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की वहाँ पर डील हुई थी, और फिर वहीं से वापस आते समय विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी हो गई थी। तो हमारा अगला सवाल है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन दोस्तों 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया। इसमें राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का योगदान रहा। राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिंक की सहायता से मतलब सती प्रथा का उन्मूलन कर पाए, ठीक है। तो आपको यहाँ मैं एक बात बता दूं कि राजा राम मोहन राय जब छोटे बच्चे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उनकी जो भाभी थी ना, भैया की वाइफ जो होती हैं भाभी, तो उन्होंने उनका बचपन से पालन पोषण किया था, ठीक है। तो उनके भैया की भी आगे चलकर मृत्यु हो जाती है, और काफ़ी कम उम्र में ही उनकी भाभी को लोग सती प्रथा के द्वारा उन्हें भी अग्नि को सौंप देते हैं। तो जिससे राजा राम मोहन राय को काफ़ी आहत हुआ था, और फिर इन्होंने उसी समय ठान लिया कि इस प्रथा का उन्मूलन करेंगे। तो 1829 में फिर इन्होंने विलियम बेंटिंक के थ्रू उनकी मदद से सती प्रथा का उन्मूलन किया। फिर अगला सवाल है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है लॉर्ड एलिगन प्रथम को जाता है। यह कैनिंग के बाद भारत के वायसराय बने थे। वहाबियों का विद्रोह दोस्तों ये भारत से शुरू नहीं हुआ था, ये अरब से शायद शुरू हुआ था, और फिर भारत में जो पटना शहर है, बिहार की राजधानी पटना, वहाँ पर भारत में शुरुआत किया था किसने, सैयद अहमद ने, ठीक है, सैयद अहमद ने शुरुआत किया था। फिर अगला सवाल है दोस्तों हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन सा राजवंश है जो शामिल नहीं हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं हुआ था, तो पल्लव राजवंश शामिल नहीं हुआ था। बाकी उसमें पाल, राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार ये जो है ये तीनों शामिल हुए थे, ठीक है। और यह कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए था। लगभग 175 वर्षों तक यह चला था। इसकी मतलब एक छोटी सी मैं वीडियो बनाकर आपको ज़रूर समझाऊंगी अलग से, क्योंकि यहाँ समझाऊंगी तो वो क्लियर हो भी नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, काफ़ी जगहों से मिले हैं। कश्मीर में तो जो बुर्जोम है वहाँ से मिला है दोस्तों, की मतलब लाइक क्या, हाँ, युगल समाधान की मतलब अवशेष मिले हैं कपल में। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं। तो शवों के जो सिर हैं दोस्तों वह उत्तर की ओर रखे हुए मिले हैं, और पैर दक्षिण की ओर। हमारे हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है दोस्तों कि मतलब दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उधर यमराज का घर होता है। तो हो सकता है ये यहीं से निकला हो, उत्तर की ओर सर, दक्षिण की ओर पाओ, कि हाँ ले चलो यमराज मुझे, लाइक इस टाइप का कुछ भी, पता नहीं। अगला सवाल है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। एक था महायान और एक था हीनयान, ठीक है। महायान जो है वो मूर्ति पूजा करने लगा था, और हीनयान जो है मूर्ति पूजा नहीं, सिर्फ गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था। और चतुर्थ संगीति जो है दोस्तों वो हुई थी आपकी 72 ईसा पूर्व में, 72 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 72 ईस्वी में। और इसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति श्रीनगर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो वसुमित्र थे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। श्रीनगर में यह हुआ था 72 ईस्वी में, कनिष्क के शासनकाल, कुषाण वंश का कनिष्क जो है इसके संरक्षण काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। फिर अगला सवाल है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों मखल्ली पुत्र थे, ठीक है, मखल्ली पुत्र। इसका कुछ उतना खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप आगे इसको याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय मखल्ली पुत्र। फिर अगला सवाल है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल दोस्तों शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और जहांगीर का जो काल था उसको चित्रकला का कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इसमें काफ़ी पुस्तकों का इसने ट्रांसलेशन कराया था। फिर अगला सवाल है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था। मुगल काल में दोस्तों मुहतसिब जो था वह आचरण अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। फिर अगला सवाल है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था, और यह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में लिखित था। फिर अगला सवाल है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, ठीक है। तो बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो वे अकबर के चित्रकार थे, बसावन व दसवंत। अब चित्रकार के नाम पे दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो जाना कि जहांगीर के काल को चित्रकार का स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का, तो इसका ही होगा। ये सोचकर मैं भी मात खाई थी, तो आप लोग ऐसा गलती कभी नहीं करना। इसका सही जवाब है अकबर।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश, ये हमारा सही है। फिर काकरापारा गुजरात, ये भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र, ये भी सही है। ये सभी जो है दोस्तों वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, हमारे देश के। और तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंडनकुलन, जो कि कर्नाटक में नहीं तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और यह देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर हम देखते हैं अपना अगला सवाल। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है वह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है, ठीक है। और उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य जो है वह 17वीं अक्षांशीय समांतर रेखा है, ठीक है, 17वीं अक्षांशीय रेखा है, ओके। और अमेरिका और कनाडा के मध्य जो है वो 49वीं है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच कुछ भी नहीं है, बल्कि जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होगा जो कि अच्छे ईंधन का गुण होगा, तो उन सबको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और देखिएगा। पहला है, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छा गुण है, तो अच्छे ईंधन का ये एक उत्तम गुण है, तो ये तो होना चाहिए। फिर जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ना ना ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी ईंधन को जलाने पर अगर ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस निकलता है, इसका उत्सर्जन होता है, तो वो सही ईंधन है क्या? नहीं, वो अच्छा गुण नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर इसका मतलब है कि आगे का जो लाइन होगा वो सही होगा। देखते हैं, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके 2 ऑप्शन जो है वो अच्छे गुण है, तो अच्छे गुण है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए ईंधन का, और दूसरा प्रज्वलन ताप न तो कम होना चाहिए और न ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। फिर हमारा अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको यहीं पे करा देती हूँ, फिर नीचे ऑप्शन में मैं सिर्फ ऑप्शन बता दूंगी कि कौन सा सही है। विटामिन B7 तो दोस्तों बालों का झड़ना, इसका तो एकदम आँख बंद करके आप यहाँ लगाएं, ठीक है, बालों का झड़ना। फिर विटामिन B12 जो है हमारा वो है प्रनासी अरक्तता होना, ठीक है, प्रनासी अरक्तता। और विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना, ये एकदम ध्यान देंगे, लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। और विटामिन के है रक्त के थक्का जमने में, ठीक है। तो विटामिन के ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। रक्त के थक्का जमने में जो है विटामिन के का इकलौता विटामिन है जो कि काम में आता है रक्त के थक्का जमने में, ओके। अदरवाइज इसमें तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत से एक लंबी प्रोसेस होती है रक्त के थक्का जमने में। मैं इसे भी एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाता है? इसमें क्या क्या हमने टिक किया था दोस्तों, मैं तो भूल भी गई। अच्छा, मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। बाकी आप इसको ऐसे देख लें, B7 बालों का झड़ना, B12 प्रनासी अरक्तता होना, विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना, विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमने। फिर हमारा अगला सवाल है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो ये है गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई जो है वो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, और प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने की इकाई है, ठीक है। और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच प्रकाश वर्ष में ही दूरी मापी जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो यह वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह महिलाओं में बहुत कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों वो RBC के अंदर में एक प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये किसका वहन करता है? तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। आप ये पॉइंट यहाँ से एकदम याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। फिर अगला सवाल है हमारा, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? और तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। मैं इसे आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे मतलब लाइक क्या, बर्फ़ ही हो गया, ठीक है। एक बर्फ़ को हम लेते हैं, तो बर्फ़ जो है वह अभी ठोस अवस्था में है, तो उसे हमें द्रव अवस्था में लाने के लिए ऊष्मा तो देना होगा ना, उसे हीट करना होगा, तभी तो वह द्रव बनेगा। अगर हम उसे हीट नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी वह द्रव में तो धीरे धीरे परिवर्तित हो ही जाता है, वो पिघल ही जाता है। तो उस जो मतलब वो पिघला जिस ऊष्मा की सहायता से खुद ब खुद, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा, कि मतलब लाइक उस ठोस पदार्थ, उस बर्फ़ में भी हिडन ऊष्मा था, जिसके सहायता से वह धीरे धीरे करके पिघल गया। हाँ, हम अगर उसे हीट देते तो वो जल्दी पिघलता, लेकिन उसे जब हमने हीट नहीं दिया तो वो अपने अंदर छिपे ऊष्मा की मात्रा से खुद को धीरे धीरे पिघला दिया।
और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं है? तो इसका तो बहुत आसान सा जवाब है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में जो है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। केंद्रिका में पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है, जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? देखिए, अच्छा स्रोत नहीं है तो मछली का तेल तो बहुत अच्छा स्रोत है, आइस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। पालक के साग भी जो है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। आम भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखेंगे। आप सभी को आम बहुत पसंद होगा, मुझे तो खैर आम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट फ्रूट है और फलों का राजा भी इसे कहते हैं। और साल में कितना कम आता है, सिर्फ गर्मियों में, वो भी स्टार्टिंग के गर्मी में नहीं खाओ क्योंकि उसमें दवाइयाँ ज़्यादा रहती हैं। फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होता है आम का बगीचों का, उसे आने में कितना टाइम लगता है, फिर जैसे ही खाओ उससे ख़त्म भी हो जाता है फिर आम। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इस गम को हम भुलाते हैं अपना और क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो आम याद रखेंगे, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। अच्छा स्रोत नहीं है वह है हमारा जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। फिर अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, तो इसका लास्ट में मैं आंसर का ऑप्शन बता दूंगी, वैसे हम यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्रतिरोध, दोस्तों प्रतिरोध तो हमारा ओम है। विद्युत प्रवाह जो है इसे किस में मापा जाता है? एम्पियर में। और बल को न्यूटन में, पावर को वॉट में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार हम। 37 का बी ऑप्शन। ठीक है, मिला लेना, 37 का बी ऑप्शन सही है। फिर अगला सवाल है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम घनत्व दोस्तों हमारा लिथियम। और सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम। ओस्मियम। ठीक है, और सर्वाधिक घनत्व वाला है ओस्मियम। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु संख्या 1 होता है, और यह मतलब ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबसे अधिक है ब्रह्मांड में। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना दोस्तों, ये हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हमारे नाक के नीचे से नंबर लेकर चले जाते हैं, ऐसा होता है। खुद मेरे साथ भी कई बार हुआ है ऐसा, 1-2 बार। छोटे छोटे माइनर से जो मिस्टेक होते हैं वो हो जाते हैं, तो इसलिए हमें हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो आइए हम देखते हैं आज का मतलब पहला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबड़ दोस्तों नेचुरल रबड़। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है। हाँ जी, प्राकृतिक रबड़ तो नाम से ही मतलब स्पष्ट है कि वह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑब्वियसली रबड़ है तो लोचदार गुण तो पाए ही जाएंगे, तो यह कथन सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला सवाल है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। अगला सवाल है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका ऑप्शन देखने के लिए तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। पहला है भागीरथी और अलकनंदा, तो ये तो बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन ए ही सही हो गया। भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हैं उसके संगम स्थान को देवप्रयाग कहते हैं और वहीं से फिर हमारी गंगा नदी शुरू होती है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखें दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और जो ये मंदाकिनी है तो इनका जहाँ पर संगम होता है ना दोस्तों, उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। ठीक है, और वहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है मंदाकिनी को अपने साथ लेकर और फिर बनाती है देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर। भागीरथी जो है वो आपका गंगोत्री से आता है। गंगा का उद्गम स्रोत गंगोत्री नहीं है दोस्तों, भागीरथी का उद्गम स्रोत जो है वह गंगोत्री है। ठीक है, और गंगा नदी तो मतलब अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है। मैं ये गंगा का जो स्रोत है, उद्गम स्रोत, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगी आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है बीचों बीच वो तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। यह 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, आप ये बात याद रखेंगे। और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, मतलब क्रम से ऐसे ही है, लाइक पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए ऐसे है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा ये झारखंड होता है, और झारखंड, फिर झारखंड के बाद आपका झारखंड से का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया,
फिर उसके बाद बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, फिर त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो कौन कौन से 8 राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, त्रिपुरा मिज़ोरम एक ही जगह पर है। इस तरह से आप 8 राज्य याद रखेंगे। और कर्क रेखा को माही नदी, माही देश की इकलौती नदी है जो विंध्य पर्वत से निकलती है, खंभात की खाड़ी में यह गिरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार मध्य प्रदेश में काटती है, एक बार गुजरात में काटती है। जब ये विंध्य पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश में निकलते हुए यह काटती है, फिर जब खंभात की खाड़ी में गिरने जाती है तब यह गुजरात को काटती है। इस तरह से यह 2 बार काटती है। और कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो झारखंड की राजधानी रांची जो है वह कर्क रेखा पर स्थित है, रांची। ठीक है, ये छोटे छोटे से कर्क रेखा को लेकर पॉइंट हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। हमारा फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए हम देख लेते हैं। पहले तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यह सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, अरे रे यही तो गलत है हमारा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, ये भी सही है। फिर अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अग्लूहास जो है वह शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। बाकी के 3 जो बेंगुएला हो गए, लेब्राडोर हो गया, हम्बोल्ट हो गया, ये सब शीत महासागरीय जलधारा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। शीत जलधारा बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर और अग्लूहास जो है वह नहीं है, अग्लूहास नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अगला सवाल है हमारा, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर, ये क्या हो गया? हाँ, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है वह ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये कूट जो है यह इरिलीवेंट है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। सिंपल जानिएगा, प्रशांत महासागर क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो रिंग ऑफ फायर कहते हैं प्रशांत महासागर को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है तकला मकान, चीन, ये तो सही है। थार भारत, ये भी सही है। आटाकामा जो है चिल्ली, ये भी सही है। गिब्सन अफ्रीका, ये गलत है। गिब्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वह व्यवसाय या फिर रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। इसे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे क्या होता है ना कि बहुत से जो लोग होते हैं एक व्यवसाय या फिर एक रोजगार कर रहे होते हैं, उससे जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं या मतलब किसी भी कारण से फिर दूसरे रोजगार की प्राप्ति या खोज में जब वो लगते हैं और पहले रोजगार को छोड़ देते हैं, फिर तो पहले रोजगार को छोड़ने के बाद और दूसरा रोजगार प्राप्त करने तक के बीच की जो अवधि होती है उसे प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ ये कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है और ये होता है कि पहले व्यवसाय को आप छोड़ दिए, फिर आपके पास कोई काम नहीं है और जब दूसरा व्यवसाय प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बीच की जो अवधि होती है उसको ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। फिर आज अगला और आज का अंतिम सवाल है हमारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। एमएसपी जो है मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, बिल्कुल हाँ, ये तो एकदम सही है, अब ध्यान रखेंगे। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो बिल्कुल प्रस्तावित की जाएगी आपको मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा और अनुमोदित की जाएगी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ भी आपको समस्या या दिक्कत नहीं समझ आई होगी आप मुझे एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं उस पॉइंट को आपका ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, और बेहतर तरीके से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अच्छे से पढ़ाई करें अपना। ठीक है।